ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर अपकमिंग योर एग्जाम, आईटीआई प्रिंसिपल और असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम, करेक्ट? Yes. इन द सिविल डिपार्टमेंट हरियाणा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच deals with the study of forces and their effect on rigid body. Is it right? Study of forces and their effects on rigid body is called as engineering mechanics. Is it right? समझ में आ गया बंधु? एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से हो सकते हैं? स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, static engineering mechanics and dynamic engineering mechanics, or simply we can say dynamics, statics and dynamics. Is it right? Simply it can be called as statics and dynamics. And when it is called as static, इसको हम static कब कहेंगे? when Anyone? the when the body is at rest. जब बॉडी रेस्ट में रहेगी, करेक्ट? जब Correct, आपकी sir. बॉडी रेस्ट में है, when it is a branch of mechanics which deals with the study of forces and their effect on rigid body when body is in rest. When body is in rest, करेक्ट? और सिमिलरली डायनामिक्स देखो, एक ये जो डायनामिक्स है, ये डायनामिक्स से डराइव है, और इसका मतलब होता है मोशन। इसका मतलब होता है मोशन। तो सिंपली हम कह सकते हैं व्हेन बॉडी इज इन मोशन, व्हेन बॉडी इज इन मोशन, और आप इसको सिंपली कह सकते हो स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज डायनामिक्स। इज इट राइट? Yes. दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक्स, करेक्ट? अब देखो डायनामिक मैकेनिक्स या स्टैटिक डायनामिक्स मैकेनिक्स के अगर मैं फर्दर क्लासिफिकेशन लिखूं तो डायनामिक्स दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा? बोलो। Hmm. Dynamic, kinetics or kinematics. Kinematics and kinetics. Kinematics means study of motion, study of motion without considering the cause of motion, without considering the cause of motion. Is it right? Yes, Without sir. considering the cause of motion means बिना फोर्स को कंसिडर किए, और इसी को आप कह सकते हो without considering an external forces। अगर हम मोशन की स्टडी करें
तो इसे क्या कहेंगे हम? दिस इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। इसका एग्जांपल बता सकते हो एनीवन? हम्म, देखो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग डील करते हैं, काइनेमेटिक्स में हम लोग जनरली डील करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जर्क। इनकी जब हम स्टडी करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। और काइनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन विद कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। इज इट राइट? विद कंसीडरेशन ऑफ, with consideration of cause of motion or with considering an external forces, that is called as kinetics। और kinetics में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? हमेशा हम स्टडी करते हैं फोर्स की, इज इट राइट? मूवमेंट की, पावर की, टॉर्क की, इज इट राइट? जब इन टर्मिनोलॉजीज की हम लोग डिस्कशन करते हैं तो उसे कह देते हैं हम काइनेटिक्स। तो दोनों ही काइनेटिक एंड काइनेमेटिक एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट राइट? यस सर। सर हम करेक्ट। स्टैटिक में भी फोर्स कंसीडर करते हैं सर? इसमें वो स्टैटिक है कोई चीज, जैसे आपने पहले बताया स्टैटिक में कोई, जैसे फोर्स में फोर्स देखा, उसमें भी फोर्स देखते हैं हम यस, स्टैटिक के अंदर सर? स्टैटिक में भी देखो, इसमें भी हम फोर्स और उसके इफेक्ट की एनालिसिस करेंगे। अब स्टैटिक है चूंकि, तो ये बॉडी क्या होगी? रेस्ट में होगी। जैसे अब आप सोचो कि ऐसा कैसे, तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपके पास एक फैन है, आपके पास लेट से एक ऐसा फैन है। करेक्ट। तो ये क्या हो गया? ये फैन कहीं आपने इसको हैंग किया है यहाँ पे, ये आपका रॉड है, दिस इज ब्लेड एंड दिस इज रोटर। ये आर नो? करेक्ट। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी? पहले कि मान लो कि फैन ऑफ कंडीशन में है, यहाँ पे स्विच ऑफ है। तो अगर मैं इस कंडीशन में इसकी एनालिसिस करूं, तो अगर यहाँ पे मैं रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं लेट से, तो स्टैटिक एनालिसिस क्या होगा कि ये जो रॉड है इसका फंक्शन क्या है? टू होल्ड द ब्लेड एंड रोटर। करेक्ट। तो ऑब्वियसली जब आप इसकी स्टडी करोगे देन हियर वी सी, इस रॉड में एक वेट एक्ट होगा, और वो वेट क्या होगा? टोटल वेट और इज नथिंग बट दिस इज समेशन ऑफ weight of the blade plus weight of the rotor। yes or no? तो यही वेट एक्ट हो रहा है, इस रॉड को पुल कर रहा है नीचे की तरफ। तो जो ऊपर सपोर्ट लगा है वो कितना रिएक्शन अप्लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक एनालिसिस। यहाँ पे कोई मोशन में है क्या कुछ भी? नो। करेक्ट। हाँ तो जी। हम लोग स्टैटिक में सिंपली क्या फाइंड आउट करते हैं? हाउ मच रिएक्शन इंड्यूस्ड। अगर हम कोई फोर्स लगाए तो रिएक्शन क्या आएगी, हम वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। और हम देखेंगे कि हमारा बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है। करेक्ट है। कुछ इस तरीके से आप एनालिसिस करते हो। अब यहीं पे दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा कि अगर मैं इस फैन को ऑन कर दूं, इसके और फैन को मैं यहाँ पे स्विच को ऑन कर दूं, अब क्या होगा? अब यहाँ पे दो तरीके की कंडीशन आएगी। एक तो ये डायनेमिक एनालिसिस कहलाएगा, ये सर नो? यस। सिंपली वी कैन से डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको मैं दो तरीके से एनालाइज करूंगा। एक मैं काइनेमेटिक एनालिसिस करूंगा और दूसरा मैं काइनेटिक एनालिसिस करूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे आप इसको एनालिसिस करोगे? तो देखो, काइनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो मेरा इस फैन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव सिंपली क्या कह सकते हैं? मैं सिंपली ऑब्जेक्टिव का मतलब मैं इसके आउटपुट की बात कर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ ना कि इस फैन का आउटपुट है एयर सर्कुलेशन विथ डिजायर्ड वेलोसिटी। बोलो। यस सर। एयर सर्कुलेशन ही ना इसका फंक्शन है ऑब्जेक्टिव।
करेक्ट। अब इस सर्कुलेशन के लिए आप इनपुट क्या दोगे? रोटेशन ऑफ फैन, रोटर, और सिंपली वी कैन से फैन। यस आर नो? यस समझ में आया कि नहीं? अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे एयर सर्कुलेशन में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? एयर वेलोसिटी। और ये आउटपुट हो गया। इनपुट में हम लोग डिस्कस करें कि स्पीड क्या है फैन की। तो इस स्टडी में कहीं भी पावर की बात हम कर रहे हैं क्या, या फोर्स का हम कंसिडरेशन कर रहे हैं क्या, या टॉर्क की हम बात कर रहे हैं क्या? ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आ रहा है क्या इन बिटवीन? बोलो। नो सर। नहीं आ रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं ना कि दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक एनालिसिस। अब सिमिलरली, अब काइनेटिक की बात करूं तो इसका जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या होगा? आखिर ये एयर मिली इस फैन के रोटेशन की वजह से। तो अब यहाँ पे जो रोटेशन है ये मेरा आउटपुट हो गया। बोलो। रोटेशन मेरा क्या हो गया? आउटपुट हो गया। इनपुट मेरा क्या होगा? बोलो। ये तो आउटपुट हो गया। अब इनपुट में क्या बोलूंगा? पावर बोलूंगा ना, इलेक्ट्रिकल पावर, करंट वोल्टेज आप सप्लाई करते हो। आपने देखा कि आप अपनी कंफर्टेबल कंडीशन के हिसाब से फैन की स्पीड को बढ़ा घटा सकते हो। तो फैन की स्पीड जो आप घटा बढ़ा रहे हो, वो इसका मतलब क्या है? कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा? तो ऑब्वियसली जो पावर सप्लाई है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। पावर सप्लाई बढ़ा देंगे तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा इंटेंसिटी का प्रोड्यूस होगा, तो ज्यादा स्पीड मिलेगी। और वहीं पे इंटेंसिटी कम कर देंगे तो कम रोटेशन मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर हमारे यहाँ पे क्या है? इनपुट है, जिसके बेसिस पे हमें रोटेशन मिल रहा है। यस आर नो? यस तो अब आपको समझ में आ गया ना कि काइनेटिक एंड काइनेमेटिक एनालिसिस हम कैसे करते हैं। जी। एनीवन? किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो। नो सर। ओके, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस के बारे में अगर डिस्कस करूं, क्योंकि जो हेलो। ऑलरेडी एक्चुअली सिलेबस। हेलो। सर एक बार थोड़ा सा 2 मिनट ये वापस रिवाइज करोगे सर, जो अभी आपने कराया? क्योंकि मैकेनिकल में सर मेरा वो नहीं है बैकग्राउंड, थोड़ा सा रिवाइज कर दो सर, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन अच्छा, किया। 2 सेकेंड रुको। ओके सर। देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस बता दूं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो सिर्फ मैं मैकेनिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं पहले, तो क्या क्या सिलेबस में है। चलो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन में ले लेता हूँ। चलो, तो ये डिटेल सिलेबस दिख रहा है आपको? हाँ जी, दिख रहा है सर। चलो, तो मैं थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं रिवाइज भी करा दूंगा, ऐसा कुछ खास हमने अभी पढ़ा नहीं है। देन यू कैन सी फोर्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम, लैमिस थ्योरम। ये तो हो गया आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस। करेक्ट। ये जो फर्स्ट आप देख रहे हो ये क्या हो गया? सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम सारे लॉस पढ़ेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ये पढ़ेंगे, लैमिस थ्योरम को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ कॉलम, कॉलम फ्रिक्शन। तो ड्राइव फ्रिक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन होता है क्या है, कितने टाइप का होता है, लिमिटिंग कंडीशंस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, जो आप बेसिक मैकेनिक्स में अपने बीटेक में पढ़ा था। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज इन्वॉल्विंग ड्राइव फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन। यहाँ पे देखो, ये तो हमारा कन्वेंशनल है। एक यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट है, दैट इज बेल्ट फ्रिक्शन। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बेल्ट फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे।
ठीक, तो ये 2 चैप्टर हो गया। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब वो जो हम लोग आपने पढ़ा है वही सेम टॉपिक है ये, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो ये हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। थोड़ा सा इसमें टच किया है स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, सिंपल स्ट्रेसेस क्या है, टेंसिल कंप्रेशन स्ट्रेस क्या है, शियर बेंडिंग टॉर्शन, शियर स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड इलास्टिक कांस्टेंट, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। करेक्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो बेंडिंग स्ट्रेस है, मतलब थोड़ा सा बेंडिंग स्ट्रेस एनालिसिस थोड़ा सा टच करेंगे। टॉर्शन है तो यहाँ पे टॉर्शन शियर टॉर्शन स्ट्रेस के बारे में स्टडी करेंगे। करेक्ट। इलास्टिक कांस्टेंट तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ, इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी हम स्टडी करेंगे। तो ये थोड़ा सा सिलेबस है जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिखा है, बट ये मैकेनिक्स प्लस स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का थोड़ा सा पोर्शन है। करेक्ट। अब मैं करेक्ट। थोड़ा, अब कुछ बच्चे लेट आए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ 1 सेकंड। यस, हाँ बोलो, कोई डाउट है क्या? एनीवन? ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो मैंने सिंपल सी डेफिनेशन बताई कि स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी इज कॉल्ड एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2 तरीके का होता है, एक है स्टैटिक मैकेनिक्स और डायनामिक्स। अब अगर ये स्टडी हम फोर्स क्या लगा रहे हैं और उसके इफेक्ट्स की अगर हम स्टडी जो कर रहे हैं रिजिड बॉडी में, ये किस कंडीशन में कर रहे हैं। अगर हमारा बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है तो हम इसे स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कह देंगे, और अगर आपका बॉडी मोशन में है तो इसे हम डायनामिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहेंगे। करेक्ट। तो डायनामिक वर्ड एक्चुअली डायनामिक से डराइव हुआ, जिसका मतलब होता है मोशन। तो स्टडी ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। करेक्ट। अब डायनामिक्स को फर्दर जब हमने यहाँ पर डिटेल में देखा, तो डायनामिक मैकेनिक्स 2 तरीके का हो सकता है, एक काइनेमेटिक्स हो सकता है और एक काइनेटिक्स हो सकता है। काइनेमेटिक्स की बात करूं दोस्तों, तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग ऑफ और कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब काइनेमेटिक एनालिसिस वह एनालिसिस होता है जिसमें हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं बिना फोर्स को कंसीडर करते हुए, क्योंकि मोशन का कॉज फोर्स ही होता है। इज इट राइट? करेक्ट। तो फोर्स को बिना कंसीडर करते हुए मोशन की स्टडी हम करें, दैट इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। और यहीं पे मोशन की स्टडी हम फोर्स को कंसीडर करते हुए अगर करें तो ये कहलाता है काइनेटिक्स। अब इसी में देखो, जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो हमारा मेन कंसंट्रेशन होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जर्क, इनकी स्टडी करना। करेक्ट है। जबकि काइनेटिक्स जब भी आ जाता है पिक्चर में तो हम ड्रैग फोर्स या सिंपली फोर्स, मूवमेंट, पावर, टॉर्क, इन सब की स्टडी करते हैं। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे इस एआई के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज आवर फैन which consists of a rod, a rotor and a blades. करेक्ट। तो अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, या तो फैन ऑफ कंडीशन में या ऑन कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन में है मतलब ब्लेड यहाँ पे रोटेट नहीं हो रही है, तो हम इसे स्टेशनरी या स्टैटिक कंडीशन मान सकते हैं। अगर ये स्टैटिक कंडीशन है तो फोर्स लग रहा है। इसमें हम देखेंगे कि अगर मैं इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस रॉड में पहले हम वो अप्लाई करेंगे जो इसमें एक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली इस रॉड को रोटर और ब्लेड का जो टोटल वेट है ये इसको पुल कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट में जो सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो स्टैटिक मैकेनिक्स में जनरली हम रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। करेक्ट। नेक्स्ट, अगर मैं डायनेमिक्स की बात करूं जहां पे बॉडी मोशन में आ जाती है, तो ऑन कंडीशन है। तो अब यहाँ पे 2 एनालिसिस होंगे, काइनेमेटिक होगा और काइनेटिक होगा। जब हम काइनेमेटिक एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि आउटपुट क्या है मेरा। तो फैन है, इसका मेन आउटपुट क्या होता है, एयर को सर्कुलेट करना थ्रू आउट द रूम विथ डिजायर्ड एयर वेलोसिटी, यस और नो। तो दिस इज माय आउटपुट। अब इस आउटपुट को ऑपरेट करने के लिए इनपुट क्या देना पड़ेगा, देन ऑब्वियसली रोटेशन ऑफ फैन, मतलब किस स्पीड से मैं रोटेट करूं जिससे मुझे डिजायर्ड एयर वेलोसिटी मिल सके, तो उसे हम इनपुट कह सकते हैं। तो इस एनालिसिस में इनपुट और आउटपुट 2 ही चीज की हम स्टडी करते हैं हमेशा। तो इस इनपुट और आउटपुट के बीच में कहीं भी हमने फोर्स की बात करी क्या? हमने यहाँ पे फोर्स की बात नहीं की, ना पावर की बात करी, यहाँ पे ऐसे कुछ भी टर्मिनोलॉजी हमने कंसिडर नहीं करे। तो जब भी हम इस तरीके की स्टडी करेंगे तो इसे हम बोल देते हैं काइनेमेटिक्स। यस और नो, दिस इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। सिमिलरली अगर मैं काइनेटिक्स की बात करूं तो हमारा आउटपुट क्या है, रोटेशन, ब्लेड का रोटेशन। और इस रोटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करना पड़ेगा।
तो मैंने कहा क्या कहता है कि जब हम पावर, फोर्स, टॉर्क, मूवमेंट, इन सब टर्मिनोलॉजीज को अगर कंसीडर करते हुए मोशन की स्टडी करें तो सिंपली से हम काइनेटिक्स कह सकते हैं। करेक्ट। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया कि काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स क्या होते हैं। इज इट राइट? राइट और सर। ये फिर मैंने आपको डिटेल सिलेबस बताया। ठीक है। हेलो। ठीक है जी। अब देखो, जब भी हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो हम दो टर्म पहले पढ़ेंगे, है ना? दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। दैट इज रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। इज इट राइट? यस सर। तो आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी? एनीवन? देखो, जब सर तक ये आपको क्लियर कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप प्रॉपर मैकेनिक्स के रूल्स अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या है और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो स्टडी होता है वो रिजिड बॉडी में होता है, और हम्म। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जब हम स्टडी करते हैं तो हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी में करते हैं। ये इसकी पहचान है। करेक्ट। जी सर। तो आपने कभी सुना है क्या डिफरेंस होता है? हाँ सर, ये रिजिड बॉडी में हम एज्यूम करेंगे कि जो भी फोर्स लग रही है वो हम्म, मतलब बॉडी को डिफॉर्म नहीं करेगा। इट द मटेरियल विल बी एज इट इज। कुछ भी मतलब उसमें ब्रेक नहीं करेगा, कंप्रेस नहीं होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, ऐसे कह सकते हो। अच्छा चलो ठीक है। देखो, अगर ये बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो ऑब्वियसली ये सर इनफाइनाइट यंग पार्टिकल से बोर्ड में मिल। सिमिट्रिटी होगा ना सर इसका रिजिड बॉडी का? देखो अब यहाँ पे ये बॉडी, आप मुझे बताओ क्या इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलके बना है? इन यस सर। पार्टिकल का कुछ नामकरण कर दें तो ए बी नाम लिख देते हैं। और ये जो ब्लू लाइन है ये लाइन ऑफ एक्शन है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलती है। हाँ सर, याद आ गया। ठीक है। बोलो, अभी यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? नो सर। तो लग हम रहा है इसके जी। पहले फोर्स लगाने से पहले इनके बीच का डिस्टेंस नाप लें। हाँ, बाद में भी सेम रहेगा। ये डिस्टेंस हमें एक्स मिला। ठीक है। हाँ जी। अब हमने कहा कि अगर इसमें फोर्स अप्लाई कर दूं along द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस these 2 पॉइंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा दूं तो क्या होगा? ये सेम डिस्टेंस रहेगी। तो जैसे आप फोर्स लगाओगे तो ये जो बॉडी है डिस्प्लेस हो जाएगी, और ये डिस्प्लेस होके कहाँ पहुंच गई? समवेयर हियर। जी। करेक्ट। डिस्प्लेस होके कहीं यहाँ पे पहुंच गई। जी। अब ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया था ये गायब हो गया, क्योंकि इसका इफेक्ट हमें मिल चुका है। हाँ। समझ में आया कि नहीं? इसको मैं आ गया डॉटेड सर। लाइन से रिप्रेजेंट कर दूं और ये फोर्स मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो हमें पहले क्या रिजल्ट मिल गया कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा। मे और मे नॉट भी जीरो, है ना? ये जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन मिल रही है हमें। ठीक है। जी। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, सपोज इस बार इसमें क्या है कि इसके पड़ोस में कोई और बॉडी रखी हुई है लाइक दिस। इसका मतलब क्या है? दिस इज बॉडी ए या बॉडी पी एंड दिस इज बॉडी क्यू। करेक्ट। तो बिफोर लोड ये डिस्टेंस क्या थी, और आफ्टर लोडिंग इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? मान लेते हैं कि दिस डिस्टेंस इज एक्स प्राइम, और ये डिस्टेंस क्या है? दिस इज एक्स प्राइम आफ्टर लोडिंग। करेक्ट। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा बट लोड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कैसे लोड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? ये जो आप लोड देख रहे हो यहां से उठ के एंटायर लोड इसी लाइन ऑफ एक्शन में इस बॉडी में ट्रांसफर हो गया लाइक दिस। लोड ट्रांसफॉर्मेशन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? हेलो। तो जी यहाँ सर। पे एक चीज पता चल गई कि देखो, एक तो या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो लोड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट लोड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर होगा। करेक्ट है।
क्वेश्चन अब ये आता है कि ये बॉडी रिजिड कब कहलाती है। तो अगर मैं कहूं कि इफ एक्स प्राइम जो है वो एक्स के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है? एक्स प्राइम और एक्स क्या है? एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल बिफोर लोडिंग एंड एक्स प्राइम इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल आफ्टर लोडिंग। लोड लगाने से पहले दो पार्टिकल जो आपने चूज किए थे उनके बीच का डिस्टेंस एक्स है, और लोड लगाने के बाद वो डिस्टेंस क्या हो गया? एक्स प्राइम। और हमने कहा कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो आपने पढ़ा हुआ जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ क्या? एक्स प्राइम माइनस एक्स ओवर एक्स। बोलो। अब जी। चूंकि यस एक्स सर। प्राइम एक्स के बराबर है, एक्स प्राइम एक्स के बराबर है, तो स्ट्रेन क्या होगा? बोलो। 0। 0। तो ये आउटकम मिल गया ना कि रिजिड बॉडी में स्ट्रेन जीरो होता है। जी। हाँ जी। रिजिड बॉडी में स्ट्रेन जीरो होता है, यस आर नो? बोलो। यस सर। अब अगर स्ट्रेन जीरो है तो हुक्स लॉ से आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेस जो होता है वो यंग्स मॉडुलस टाइम स्ट्रेन होता है। अगर स्ट्रेन जीरो हो गया तो स्ट्रेस क्या होगा? 0। स्ट्रेस जीरो होगा, और क्या। तो अब यहां से अब आपको क्रिस्टल क्लियर पता चल गया कि जब भी हम रिजिड बॉडी बोलेंगे तो रिजिड बॉडी में या तो डिस्प्लेसमेंट होगा, हम्म। या फिर लोड ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लोड बट स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। और स्ट्रेन कभी प्रोड्यूस नहीं होते। समझ में आया? यस सर। हेलो। जी। जी सर। तभी तो हम लोग, या तो हम रिएक्शन निकालेंगे, अगर लोड ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली हम रिएक्शन निकालेंगे, और हम्म। अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो फिर हम उसका वेलोसिटी एक्सीलरेशन एनालिसिस करेंगे। करेक्ट। करेक्ट सर। तो ये कहलाता है रिजिड बॉडी। तो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज रिजिड बॉडी, तो सिंपली आप कह सकते हो और a body डिस्टेंस। is said to be a rigid body. है। A body is said to be a rigid body एंड के बना हुआ है when ले लियो हैं relative position नींबू पानी पीने से लगे सीधो खाली relative भाई position म्यूट कर लो। between the particles ये चीज पता before and after सीधो नून और नींबू पानी loading, before and after loading is remain same. करेक्ट। कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी कब कहलाती है? जब रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या हो? बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग सेम होना सेम चाहिए। हो। इज इट राइट? मतलब एक्स प्राइम इज इक्वल टू प्राइम। एक्स होना चाहिए, एक्स। जिससे हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। समझ में आ गया बंधु? आ गया सर। आ गया सर। पक्का? याद भी आ गया। एचएम चढ़ रहा है? हाँ याद आ गया सर, भूल गए थे। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे देखो कोई बॉडी है और हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दिया। क्यों लगा दिया? हम नहीं चाहते कि नहीं हो ये बॉडी डिस्प्लेस हो। कभी आपने देखा है कि बीम घर की कहीं बात करने पड़ोसी के पास चली गई हो? ऐसा देखा है क्या कहीं? क्या सर? घरों में जो कॉलम या बीम है, किसी पड़ोसी बीम के पास बात करने गई है क्या कभी? वो तो वहीं रहते हैं सर। नहीं गई ना? नहीं इसका गई मतलब नहीं क्या गई। है? कि उस वो हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला। तो इसीलिए हमने जी। एक सपोर्ट लगा दिया, बोले आप कहीं नहीं जाओगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक जी। बॉडी है जिसमें हमने दो पार्टिकल देख लिए, ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस ए है, एक्स है, नाप लिया। अब हम क्या करेंगे? हाँ जी। इस लाइन, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसके अलोंग अब मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ बंदो, ठीक है? जी। तो अभी जो लगा दो। डिस्टेंस हमने देखा था वो बिफोर लोडिंग है। जैसे मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉडी अब ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है? राइट सर। और जैसे डिफॉर्म हो गई तो उन पार्टिकल्स को फिर से हमने ढूंढा, कहाँ कहाँ हो भैया, तो ये मिल गए। हम्म। फिर हमने कहा अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस बताओ अब कितना है। एक्स प्राइम। तो हमने कहा चलो मान लेते हैं कि ये एक्स प्राइम है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एक्स प्राइम जो है वो एक्स के बराबर तो नहीं है कि है? नहीं है सर। नहीं है, पक्का? हाँ जी।
और अगर x प्राइम x के बराबर नहीं है तो अब सबसे पहले मुझे बताओ स्ट्रेन क्या होगा। कुछ ना कुछ होगा सर। इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, और क्या। यस और सर, अगर स्ट्रेन जीरो नहीं है तो स्ट्रेस क्या होगा। वो भी होगा सर। तो समझ में आ गया बंदो। तो जब जी भी सर। हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलेंगे तो वो दिमाग में रख लेना कि डिफॉर्मेबल बॉडी में ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लगेगा। ठीक है। ओके सर। और जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ जाएगा, डिफॉर्मेबल बॉडी आ जाएगा, तो इमीडिएटली पिक्चर आ जाएगा किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। अब यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन की डिस्कशन करेंगे, ऑल दो रिएक्शन भी आएगी, बट हमारा मेन फोकस किस पे होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन पे। समझ में आ गया। आ गया सर। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं। सर स्ट्रेस बोलो। स्ट्रेन का क्या, हम तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना सर, तो स्ट्रेस स्ट्रेन की क्यों बात करेंगे हम। तो वही तो कह रहा, अरे डिफरेंस तो समझ लो पहले। हाँ, जब डिफरेंस क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंस। ये थोड़ा ना बताएगा कि मैं क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हूँ। देखो वो तो हम। सिलेबस में स्ट्रेस स्ट्रेन भी है, देखो। हाँ हाँ है सर, हाँ। सिंपल स्ट्रेस एनालिसिस, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, बेंडिंग, टॉर्शन, ये सब पढ़ना है। जी जी जी। तो क्वेश्चन तो ये नहीं बोलेगा ना कि मैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हूँ, मेरे वाले नियम लगाना। जी। तो क्वेश्चन देख के आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। अगर इंजीनियरिंग ओ, मैकेनिक्स का है तो उसके नियम कानून लगाओ, अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है तो उसके नियम कानून लगाएंगे हम। जी सर। ठीक है। ठीक तो बात दोनों है। सब्जेक्ट को हम सेपरेट कैसे करेंगे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके सर। तो लगे हाथ इसकी डेफिनेशन देख लें कि डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। तो अ बॉडी इज said to be a deformable body. देखो पीली मछली में Deformable body when रेडो से जाओ बैठ relative position जाना जाना दीजिए between the particles नींबू है ब्लैक और Particles before and कर सो देखो before and after loading does will changed. will ओके बंधु। change. ओके जी, यस सर। तो आत्मा तक समझ में आ गया कि नहीं, पहले बताओ। आ गया सर। और रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी इज ए हाइपोथेटिकल बॉडी, एक्चुअल में धरती में ऐसी कोई बॉडी नहीं होती है। ठीक है। एक ये ठीक कल्पना है मात्र है। ठीक है ना। तो ये जी। हाइपोथेसिस हम लोग मान के चलते हैं जिससे हमारा एनालिसिस आसान हो जाए। ओके बंदो। ओके सर। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स की। में ऐसा कोई है जो अभी जस्ट बीटेक पास किया हो। ऐसा तो आई होप नहीं होगा क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड था ना ये। जी सर, मिनिमम 5 years। तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, तो या तो आप पढ़ा रहे होगे या तो आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे होगे। जी। बोलो। जी सर। तो कितने साल का गैप हो गया। सर 11 साल का हो गया मेरा। 11 साल का, बहुत बढ़िया। घनश्याम। मेरा 7 का हो गया सर। मेरा 9 साल का हो गया सूरज सर। है। 9 साल का हो गया। 2 साल का। योगेश का नौ तो साल फिर का 9 9 साल का सर। 9 इयर्स। जी सर। कुल मिला के सब भर भर के एक्सपीरियंस 9 ले साल हो रखा गया है। सर। सर पेपर अभी लेने शुरू किए ना सर, पहले पेपर ही नहीं लेते थे ये। अच्छा अच्छा। चलो बढ़िया, मौका मिला है। 90 सीट है, एक 97 सीट है, कम नहीं होती है। हाँ सर, 10 तो हमारी ही हैं, सब बैठे हुए हैं। और बहुत कम लोग फॉर्म भरे हैं, तो होपफुली आप 10 के 10 निकल जाओ तो मजा ही आ जाएगा फिर तो। हाँ सर, ये हमारी ही हैं सारी। हैं। हमारी ही हैं सर सारी, ये 10 के 10 हम ही हैं। हाँ थ्री और क्या। थाउजेंड के आसपास फॉर्म भरे हुए हैं सर। 3000 के कितने। आसपास कह रहे थे। 3000 के आसपास कह रहे थे सर। 3-4 हजार बस। का। हाँ जी। बहुत कम है ये तो, धरती में इससे कम कंपटीशन कभी नहीं मिलेगा। अरे बस पास पास कर लो यार, है ही नहीं कुछ। चलो कंपटीशन नाम की देखो। चीज ही नहीं। राइट सर, देखो राइट। अब थोड़ा सा ना सीरियसली पढ़ाई करना, रिप्लाई करना बराबर से, जिससे मुझे पढ़ाने में मजा आए। ठीक है।
तो ठीक है सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाऊंगा वो आत्मा तक तुम्हारे भर दूंगा मैं, ठीक है ना। जी। सर भर दो। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आप सपोर्ट करना कि बोलते रहना बीच बीच में, ऐसा ना लगे कि मैं अकेले मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। देखो फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स क्या होता है, तो इसकी बहुत ही अजीब मतलब एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो किसी बॉडी को अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो मोशन में लाने की कोशिश करे या मोशन में ला ही दे। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रोकने की कोशिश करे या रोक दे, तो उस जी। एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग कह देते हैं फोर्स। समझ में आ ओके गया। सर। यस सर। यस सर। सो सिंपली हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल external agent. It is defined as an external agent which tends to or we can say it is defined as an it is an external agent which tends to uh, produce, yes, actually ये word मुझे भूल रहा था, which tends to produce or or produced comma motion comma tends to stop or stop a moving body is called as a force. Is it right? राइट। तो कोई सिंपल सा फोर्स को डिफाइन कर सकते हो कि एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो टेंस टू प्रोड्यूस का मतलब है कि प्रोड्यूस करने की कोशिश करे और प्रोड्यूस या प्रोड्यूस कर दे। क्या कर दे? प्रोड्यूस मोशन को, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं और टेंस टू स्टॉप और स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एज अ फोर्स। इज इट राइट? या स्टॉप की जगह और अप्रोप्रिएट वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्ट्रॉय। मैं कौन रहा हूँ। टेंस टू डिस्ट्रॉय और destroys a moving body, destroys a motion. Correct? Then it is called as पहले आधे गर्म कर लेते हैं, गर्म करके जाना a चाहिए। force. दो दो तना अभी यहाँ दो तो स्कूल में सीखे। ओके, अब देखो आरा कर जाना। फोर्स जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम कैसे डराइव हुआ। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है कि एक्सटर्नल अप्लाइड जो फोर्स होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। करेक्ट? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? डेल एम बी बाई डेल टी। यहाँ पे जो मास प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी है इसको मोमेंटम बोला जाता है। समझ में आया बंदो? आ रहा है जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। तो अब देखो रिजिड बॉडी है तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो मास है वो कांस्टेंट होगा। जी। हाँ जी। तो ये हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल टी। बोलो। हाँ जी।
यस और m del v by del t क्या कहलाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसी जी को हम लोग फोर्स कहते हैं। अब समझ में आ गया? आ गया सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ अब यहाँ पे देखो, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। एक यहाँ पे बॉल है, ठीक है, टेनिस बॉल मान लो, और ये एक वॉल है, दीवार है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस बॉल को थ्रो करूं विथ वेलोसिटी v और इसका जो मास है वो m है, जी ठीक है, और ये बॉल जाके टकराएगा वॉल के साथ, जी बोलो, यस सर। ये इससे टकराया है यहाँ पे। हम्म टकराने के बाद ये रिवर्स बैक आएगा, जी हाँ जी बोलो। जी सर। मास अभी भी इसका m है। हम्म अब मान लेते हैं रिवर्स आता है सेम वेलोसिटी से, कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे लिख देता हूँ, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, फालतू कंफ्यूज नहीं करता, ठीक है। हम्म ओके। तो अब अगर मुझे बताओ कि इस बॉल का डायरेक्शन चेंज कैसे हुआ, क्वेश्चन तो ये है। तो अगर मैं इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसके रिस्पेक्ट में, जब ये कांटेक्ट में था, तो मैं कह सकता हूं ना कि एक फोर्स एक्ट होगा इसमें, और इस ये वॉल में भी एक फोर्स एक्ट होगा कुछ इस तरीके से। और जी इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जो फोर्स लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा, जी है ना। जब आप जी बॉल को थ्रो किए तो ये बॉल इस वॉल से टकराएगा, जी तो ये एक फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, तो फिर ये जो वॉल है इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो ये जो फोर्स आप बॉल में लग रहे हो यही तो फोर्स है जो उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यस सर। समझ में आया कि नहीं? तो आ इसी गया को हम सर। कह देते हैं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया? आ गया सर। आ गया करेक्ट, बोलो। अब नेक्स्ट आता है यूनिट। ओके अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी बंधु, बता सकते हो फोर्स की? हाँ न्यूटन सर। फोर्स है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मास की यूनिट होती है केजी और एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। तो 1 kg, यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1 kg, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होगा वो 1 न्यूटन कहलाता है बंधु। और ये जो यस 1 न्यूटन है इसी को बोला जाता है SI यूनिट। हम्म करेक्ट, इसी को बोलते हैं हम SI यूनिट। समझ में आया बंधु? यस सर बोलो। और इसे बोलते हैं MKS यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? एम के एमकेएस एस। MKS यूनिट। और अगर मैं CGS यूनिट लिखूं तो क्या कहलाएगा? ग्राम हो जाएगा उसकी सर। अगर मैं टाइम CGS यूनिट लिखूं तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड को स्क्वायर बोलते हैं डाइन। स्पेलिंग देखो डाइन की यही होती है क्या? यस सर। जैसे डरते ये बस सही लिखा है। समझ में आया बंदो? यस हम्म, सर ये आया CGS सर। यूनिट होती है। तो यूनिट में तो कंफ्यूज नहीं होगे। नहीं होंगे सर। तो न्यूटन में लिखो, किलो न्यूटन में लिखो, है ना, मेगा न्यूटन लिखो, ये कई सौ यूनिट में लिखो, ये सब SI यूनिट है। ठीक है, किलो मेगा पिको फेका जो भी है सब कुछ क्या है, SI यूनिट है। ठीक है। और SI यूनिट क्या होता है एक्चुअली, 1980 के दशक में एक बार फ्रांस में एक मीटिंग हुई थी, है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक यूनिट, सॉरी, उसके लिए एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था, SI यूनिट्स को डिसाइड किया गया था। करेक्ट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत एक्सपैंड हो रहा था और यूनिट्स हर एक कंट्री में अलग यूज हो रही थी, तो उनका कन्वर्जन एक डिफिकल्ट टास्क बन गया था। तो एक ऐसा यूनिट सिस्टम लाया गया जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह वो वैलिड हो। ठीक है ना, तो उसके लिए फिर ऐसा यूनिट बनाई गई। ठीक है, और बाकी कहानी नहीं बता रहा मैं, इतना सफिशिएंट है। तो ये समझ में आ गया फोर्स क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है,
और ये कहाँ से डराइव है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डराइव है। यस आर नो? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। बता सकते हो क्या होता है? बोलो। नो सर, भूल गए। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, if a body is subjected to more than one force, then it is called as system of forces. Is it right? बोलो। जब किसी बॉडी यस में सर। एक से ज्यादा फोर्स लगे तो उसे आप सिस्टम ऑफ फोर्सेस कह देते हैं। ठीक है बंधु? तो यहाँ पे देखो, फोर्स के बाद नेक्स्ट पार्ट है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब अगर मैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात करूं, कितने टाइप के होते हैं बोलो? देखो बंधु, सिस्टम ऑफ फोर्सेस टोटल 7 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका कोलिनियर फोर्सेस। ओके, ये वाला है। कोलिनियर सिस्टम ऑफ Completely। फोर्सेस को शॉर्ट में एसओएफ लिख देता हूं। ठीक है। जी। अब कोलिनियर क्या होता है बोलो? एक देखो, लाइन में। अगर आपके पास कोई एक बॉडी है मान लो, और ये इसकी लाइन। लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है। अब एक हाँ। फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है। ठीक है ना? तो अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है कि नहीं? यस ये सर। अब रुको यार, पहले सिस्टम ऑफ फोर्स बताने से पहले लेट मी टेल यू characteristics of forces. That is also a very important topic, correct? ओके सर। तो थोड़ा सा मैं इसको यहीं पे होल्ड करूंगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लें उसके बाद। ठीक है। ठीक है सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। दोबारा लिख। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, करेक्ट? क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको किसी फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड है। करेक्ट है, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। समझ में आया? हाँ तो अब आप मुझे बताओ, फोर्स क्या है? फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाँ जी। यस आर नो? बोलो। यस। है ना? यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, इट इज हैज फोर्स ए इज अ वेक्टर डायरेक्शन। क्वांटिटी। यस सर। करेक्ट। हाँ, क्वांटिटी सही लिखा है। सही लिखा है जी। चला लेंगे सर हम। हम्म। चलो देख लेना क्या होता है। सही तो लिखा है बात को। सही लिखा है सर, चला लेंगे, गलत भी लिखा होगा तो। चलो देखो, सबसे पहले किसी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड।
मान लेते हैं कि हमें 100 न्यूटन का फोर्स लगाना है, ठीक जी है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। दूसरा हमें इंफॉर्मेशन का क्या चाहिए, डायरेक्शन, डायरेक्शन कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है। तो हमने बोल दिया टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो मान लो कि ये बॉक्स है, ठीक, इसमें 100 न्यूटन का फोर्स लगाना है टूवर्ड्स राइट, तो कैसे लगाओगे बोलो? यहाँ पे लगा दें, नो सर बोलो, कि यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें, इधर लगा दें, सेंट्रल बोलो सेंट्रल में लगा कौन सा वाला सही है? कोई भी सही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता देना सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। तो फिर और क्या चाहिए? तो मैंने कहा चलो मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूँ कि कहाँ पे फोर्स लगाना है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फोर्स। अरे ये तो पता होना चाहिए ना कहाँ पे लगाऊं, नहीं तो ये बॉडी में तो इन्फिनिट पॉइंट है, कहाँ पे लगाऊंगा? अब बताओ जी सफिशिएंट है? अभी भी सफिशिएंट नहीं है। राइट साइड तो फोर्स मेरे ये भी है, इसको भी मैं राइट बोलूंगा, इसको भी मैं राइट बोलूंगा ना, जी है ना। तो इसका मतलब अभी भी इनफ नहीं है जानकारी। तो मैंने कहा एक काम करते, चलो मैं लाइन ऑफ एक्शन भी दे देता हूँ, ये लो, लाइन ऑफ एक्शन भी दे देता हूँ। लाइन ऑफ एक्शन, इसे क्या बोलते हैं हम, बोलो? दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। मतलब मेरा फोर्स इसी लाइन में होना चाहिए और इस पॉइंट पे एक्ट होना चाहिए। दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, और हमें फोर्स किधर लगाना है, टूवर्ड्स राइट। तो इस लाइन ऑफ एक्शन में टूवर्ड्स राइट मेरा फोर्स यही होगा जिसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है, बोलो। जी अब मैं सर प्रॉपरली फोर्स को अपने रिप्रेजेंट कर पाया कि नहीं, जी सर बोलो? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई डाउट है क्या? कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया कि नहीं? मतलब वो कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन है जिनके बेसिस पे हम किसी फोर्स को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट राइट? राइट सर उसी को बोल देते हैं हम क्या, सिस्टम ऑफ फोर्स, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो देखो टाइम हमारा अप हो रहा है, ठीक है। जी तो इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं कल की क्लास में, ठीक है। ठीक है सर